नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने मिश्र धातु निगम लिमिटेड या मिधानी के बारे में एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने उसके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स थे या उसकी हिस्ट्री की बताते समय ये जिक्र किया था कि इसका जो स्थापना थी यानी मिधानी की जो स्थापना की गई वो इस कारण से की गई कि जो डिफेंस से रिलेटेड मटेरियल है वो उसके लिए हम किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें और हम उन मटेरियल्स को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि हम भारत में ही उन्हें बनाएं। तो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था उस समय मिधानी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसी प्रकार के एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक PSU कंपनी की स्थापना और की गई। इस कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या EIL। तो ये जो कंपनी है ये 1965 में एस्टेब्लिश हुई और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास है। तो हुआ क्या कि 1960s में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था तो उसने कई फॉरेन कंट्रीज़ की मदद ली औद्योगिक विकास के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में। वहाँ पे उस संबंध में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके लिए तो हमने स्टील में जर्मनी, USSR और USA की मदद ली, उन कंट्रीज़ की मदद ली, उन कंपनीज़ की मदद ली, और स्पेस में जैसे नासा की और USSR की मदद ली। इस प्रकार से जो ऑयल रिफाइनरी के क्षेत्र में भारत ने या भारत सरकार ने एक बेक्टेल करके USA की कंपनी उसकी मदद ली। ये जो बेक्टेल है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो 1965 में जैसे मैंने बताया GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बेक्टेल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ और जन्म हुआ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। लेकिन 2 साल तक ही ये करार चला। वहाँ पर भारत सरकार की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो ये कंपनी है बेक्टेल कॉरपोरेशन ये भारत को नई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट नया जो है वो ट्रांसफ़र करेगी, भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन करेगी और भारत में जो रिफाइनरीज हैं और पाइपलाइंस हैं और जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एस्टेब्लिश करने में मदद करेगी। लेकिन भारत सरकार ने ये पाया कि ये जो बेक्टेल कॉरपोरेशन है ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, ये रिलक्टेंट है, यानी ये इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में या भारत को अपने आप में आत्मनिर्भर या इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में। वो बेसिकली कंपनी अपना फ़ायदा देख रही थी। तो इसलिए दोनों यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बेक्टेल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है इनका करार ख़त्म हुआ और बेक्टेल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जो टोटल इक्विटी है वो भारत सरकार ने अपने पास ले ली। इस प्रकार से ये जो कंपनी है या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये भारत सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। 29 साल बाद कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई 1996 में और 1997 में कंपनी NSE और BSE में लिस्ट हुई। अब जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो अभी तक जो डिस्कशन हमने किया उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो कंपनी है बेसिकली रिफाइनरी के क्षेत्र में काम करती है और भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है स्पेशली हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन का मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड जो एनर्जी सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर ये कंसल्टिंग सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज और टर्नकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये सर्विसेज देती है। तो देखिए इसको काम को अगर समझें तो बहुत आसानी से आसान शब्दों में ये कहें कि मान लीजिए किसी कंपनी को, मान लीजिए HPCL है, उसको एक रिफाइनरी लगानी है अपने लिए। तो ये क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है कि उस रिफाइनरी को राइट फ्रॉम द कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज, यानी कि बिल्कुल किस प्रकार से उस रिफाइनरी का जन्म होगा, कंसेप्ट, उसके बाद उसका नक्शा बनाना, उसके बाद उसकी इंजीनियरिंग करना, उसके बाद उसको एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश करने के बाद हैंडओवर करना और उसके बाद HPCL को ये बताना कि आखिर ये रिफाइनरी किस तरह से चलेगी और वहाँ पर लोगों को ट्रेन करना। इस तरह के जो कंप्लीट काम है ना ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर में करती है और इस हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट चेन को केटर करती है।
ये रही सिंपल एक शब्दों में बात। तो EIL का जो फंक्शन है, तो इंजीनियरिंग, ये जो EIL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, ये कंसल्टिंग कंपनी है और ये जो है ऑयल गैस केमिकल प्लांट्स को इंजीनियरिंग कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। और इसमें ये क्या क्या करती है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो उदाहरण लेंगे एक मकान का। तो मकान के लिए मान लीजिए आपको एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आप किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे समझदार व्यक्ति को जिसको मकान बनाने की जानकारी है A to Z तक, तो उसको आप एक कंसल्टेंट हायर करते हैं, उसको आप फीस देते हैं और आप ये उससे पूछते हैं कि भाई मैं क्या क्या काम इसमें क्या क्या काम होगा। तो वो क्या है, वो या तो खुद करेगा या किसी अन्य से करवाएगा। क्या क्या करवाएगा? पहला स्टेज उसमें डिज़ाइन करेगा, यानी कि आपको किस प्रकार का मकान बनवाना है उसकी डिज़ाइन करेगा, नक्शा बनाएगा। इसी प्रकार से ये जो कंपनी है EIL, अगर कोई भी आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, स्पेशली रिफाइनरी या कोई पाइपलाइन बिछानी है गैस की, क्या क्या ये किन किन इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले इस उदाहरण से, ये मकान वाले उदाहरण से समझ लेते हैं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आखिर करती क्या है, डिज़ाइन करती है। तो जैसे एक हमने कंसल्टेंट हायर किया, वो आपको मकान का डिज़ाइन करेगा, उसके बाद इंजीनियरिंग करेगी। इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि भाई इसमें खिड़की किस तरीके की लगेगी, इसमें सैनिटरी किस तरह की लगेगी, इसमें फर्नीचर किस जगह क्या फिट होगा, इसमें लाइट्स किस जगह कितनी लगेगी, कितनी ट्यूबलाइट्स लगेगी, कहाँ स्विचेस होंगे, किस तरह की किचन में गीज़र लगेगा, बाथरूम में गीज़र लगेगा, बाथ टब कहाँ लगेगा, इस तरह की जितनी भी फिटिंग्स है, किस साइज़ का लगेगा, जितनी भी फिटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है अंदर के, किस एग्जैक्टली उनकी स्पेसिफिकेशन, वो इंजीनियरिंग कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए रिफाइनरी का उदाहरण लें, तो वहाँ पर किस तरह का प्लांट अंदर लगेगा, किस कैपेसिटी का लगेगा, पाइपिंग किस प्रकार की होगी, कूलिंग टावर किस प्रकार का होगा, पंप मोटर कंप्रेसर किस तरीके के होंगे, कितनी कैपेसिटी के होंगे, आपस में कैसे जुड़ेंगे, ये सारी जो चीज़ें होती है ये बेसिकली इंजीनियरिंग कहलाती है। अब आपने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद आपका आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब आपको माल खरीदना है। अब आपको माल खरीदने का डिसीजन करना है कि जो इक्विपमेंट या जो कंस्ट्रक्शन की मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, ये आपको कहाँ से लेना है, बाहर से लेना है, मतलब भारत के बाहर से लेना है या भारत से प्रोक्योर करना है। तो उससे रिलेटेड सारी स्पेसिफिकेशन, टेंडरिंग वगैरह सारा काम प्रोक्योरमेंट हो गया। तो ये इसी तरीके से है कि भाई घर के लिए आप ये सारे जितने पत्थर है या चूना है या आपका सीमेंट है, बजरी है, ये कहाँ से लाना है। तो और इस प्रकार से जो अंदर का फिटिंग जो है वो कहाँ से, इलेक्ट्रिक फिटिंग हुई, सैनिटरी फिटिंग हुई, फर्नीचर हुआ, विंडोज़ हुआ, पर्दे हुए, फर्निशिंग हुई, कहाँ से लाना है। तो ये सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट में आता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, इसके बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो होता है वो, और उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब ये A to Z मैं आपको सब काम करके दूंगा, ना आपको लेट करूंगा, ना आपका बजट बढ़ाऊंगा, ना आपको कोई साइट पे प्रॉब्लम आएगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब ये होता है कि विदाउट कॉस्ट ओवररन, ना तो कॉस्ट बढ़े, विदाउट एक्सीडेंट, और विद इन टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट मैं पूरा कर दूं तो वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा ये टीम ऑफ प्रोफेशनल्स द्वारा। तो ये जो चीज़ होती है ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज कहलाती है। तो इस तरह की सर्विसेज डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, हैंडओवर का मतलब फाइनली आप चाबी पकड़ा देते हैं कि भाई आप ये संभालिए। इस तरह की A to Z जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करती है। अब ये किन किन कंपनीज़ के लिए करती है, किन किन सेक्टर्स के लिए करती है, तो इनका जो प्राइमरी फोकस है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में है। तो ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आप चाहे गैस की पाइपलाइन से रिलेटेड जो काम है वो देख लीजिए, चाहे महानगर गैस को कोई कंसल्टिंग हो या गेल की कोई पाइपलाइन बिछानी हो। तो गेल बेसिकली एक वो एजेंसी जो काम करवा रही है, और उससे रिलेटेड जो कंसल्टिंग और जो एग्जीक्यूशन वाली जो एजेंसी है ना, वो इस तरह की जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड टाइप की जो कंपनीज है ना वो करती है। तो ऑयल एंड गैस पे इनका प्राइमरी फोकस है। इसके अलावा ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ऊपर, तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, या पेट्रोकेमिकल भारत के जितने भी बड़े से बड़े पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्होंने एग्जीक्यूट किए, उसमें कंसल्टिंग इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने दी है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये जो
पेट्रोलियम का मतलब तो ये है कि आप जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में तो होता ये है कि आपने क्रूड ऑयल लाए और क्रूड ऑयल को आपने रिफाइन किया, रिफाइन करने से आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा और इस तरह के जो एविएशन टरबाइन फ्यूल मिलेगा, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अब इन चीज़ों का यानी क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स का के थ्रू हम जो अन्य पदार्थ जो बनाते हैं वो पेट्रोकेमिकल कंपनीज या पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस में बनाते हैं। तो उसमें जैसे प्लास्टिक हुआ, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस से बनती हैं। फिर इसके अलावा जो नॉन फेरस माइनिंग कंपनीज हुआ, उनको ये कंसल्टिंग करती है। यानी माइनिंग अगर आपको करनी है, माइनिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो किस प्रकार से प्लांट लगाया जाएगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, हर चीज़ की कंप्लीट डिटेल जो है ना वो ये प्रोवाइड करते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करने में सक्षम है। इसके अलावा ये मेटलर्जिकल कंपनीज़ को यानी कोई मेटल की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनीज़ को और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनबीसीसी के लिए और इस तरह की जो हडको एनबीसीसी इस तरह की जो कंपनीज़ होती है ना, इनको भी कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है कि भाई आप अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपको प्रोवाइड करना बनाना है तो आखिर आप किस तरीके से बनाएंगे। इनके अगर बिजनेस सेगमेंट्स की बात करूँ तो बेसिकली इनके 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं वो कंसल्टिंग से रिलेटेड है और जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो टर्न की प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो जो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या होता है, ये डिज़ाइन कर देते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते हैं, उसके बाद उसकी इंजीनियरिंग जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देते हैं और वो कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं। और उसके बाद अगर कंपनी चाहे तो इनसे उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर जो है मॉनिटरिंग करने को बोल देते हैं। यानी कि वो जो कंपनी है, जो इनकी क्लाइंट कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, वो इनसे कह सकती है कि भाई कंस्ट्रक्शन हम हमारे खुद करवा लेंगे, आप कृपया करके इसको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाई है ना, तो इसके अनुसार कृपया कंस्ट्रक्शन के टाइम आप ये सुपरवाइज कर लें कि अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें बेसिकली एग्जीक्यूशन नहीं होता है। जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो टर्न की प्रोजेक्ट से, तो ईपीसी टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे ए टू जेड काम करते हैं, कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये खुद कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, खुद की एजेंसीज़ के थ्रू ये कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं। तो जो इनका कंसल्टिंग से रेवेन्यू आया है वो FY25 में वो 47% आया है और जो टर्न की जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 53% आया। अब बात करते हैं इनकी ऑर्डर बुक की। तो जो कंसल्टिंग में इनकी जो ऑर्डर बुक है वो सितंबर 25 में इस साल के सितंबर में जो ऑर्डर बुक थी वो 59% थी और टर्न की प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ऑर्डर बुक थी वो 41% थी। इनका ये जो रेशियो है जो टर्न की प्रोजेक्ट से रिलेटेड और जो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इनका रेवेन्यू है, इसका रेशियो फिक्स नहीं रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड वहाँ पर तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए एक 60-40 से लेके 50-50 तक इनका ये रेशियो रहता है। इनकी अगर ऑर्डर बुक की बात करूं उसका क्वांटम है 13,131 करोड़ का और इनकी FY25 की जो सेल थी वो 3,000 करोड़ की सेल थी। तो उस हिसाब से ये कहूं कि फेयरली लॉन्ग पीरियड के लिए लगभग 4 साल की इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग में स्पेशली हाइड्रोकार्बन के मतलब पेट्रोलियम और गैस, नेचुरल गैस से रिलेटेड, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जितना काम है ना, उसमें इसकी टक्कर की कोई कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो है नहीं। L&T को आप मान सकते हैं, लेकिन L&T काफ़ी सारे क्षेत्रों में है। तो L&T मेजरली कंसल्टिंग नहीं करती, L&T जो करती है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन में है। तो कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग में इनका कोई सानी नहीं है, स्पेशली PSU सेक्टर में तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा इनका मेजॉरिटी स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी है कि भारत के जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है अगर उसको बढ़ाना है और अगर PSU में कोई कैपेसिटी आएगी तो आप ये मान लीजिए कि ये जो कंपनी है यही उसकी कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेगी। नवरत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फिर आप PSU है तो जहाँ ये कंसल्टिंग देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि जो उनकी काउंटर पार्टी है उससे पैसा आएगा ही आएगा। मान लीजिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी होती तो एक ये रिस्क अवश्य रहता है कि जो काउंटर पार्टी है वो शायद पे करे या नहीं करे, लेकिन इनके यहाँ जो मेजर काउंटर पार्टीज होती हैं वो
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के केस में जो मेजर काउंटर पार्टीज होती हैं वो PSUs होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर की भी कोई कंपनी स्पेशली अगर इंडिया में काम कर रही है तो इनका पैसा जो है हड़प के बैठ नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इस कंपनी के लिए है। अब इनकी वीकनेस की बात करूं तो सेल्स इनकी फ्लैट है। अब देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि पिछले कुछ 7-8 सालों में जो रिफाइनरी कैपेसिटी है ना भारत की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। तो इसके कारण से क्या है कि जब इस तरह की कंसल्टिंग जो ये देते हैं वो है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में, और रिफाइनरी कैपेसिटी अगर बढ़ी नहीं है तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स भी नहीं लग रहे हैं तो इसलिए इनकी बेसिकली सेल जो है ना वो लगभग फ्लैट रही है। हालांकि इस बात को आप समझ लीजिए कि जो भारत है वो चाइना के बाद एशिया का दूसरा नंबर का रिफाइनरी हब है, और बहुत बड़ी कैपेसिटी भारत के पास है, और भविष्य में भी ये आगे इनकी ये जो रिफाइनरी कैपेसिटी ना इसमें ग्रोथ आएगी। फिलहाल ग्रोथ नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कंपनी है ये सिंगल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, मेजरली हाइड्रोकार्बन सेक्टर में ये कंसल्टिंग करती है। तीसरी जो इनकी वीकनेस है वो रिलेटेड है इनके ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन से। वो ये है कि इन्होंने अपने आप को बाहर के देशों में एक्सपेंड नहीं किया, ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई नहीं किया। ये डिपेंडेंट है भारत की ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर। अगर भारत के ऑयल एंड गैस सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होते और अगर इनकी ये ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड इनका रेवेन्यू होता तो इनकी सेल्स फ्लैट नहीं होती। मार्केट कैप की बात करूं तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, बहुत ही अच्छी बात है। ROE 23% का है। पी जो है वो 21 का है, काफ़ी रीजनेबल है। 3 साल की सेल मात्र 2% बढ़ी है। 3 साल का प्रॉफिट जो है क्यूमुलेटिवली 61% का बढ़ा है। प्रमोटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास 51% है। FII के पास 7% है, 7%। DIA के पास 14% है, 14%, और पब्लिक के पास 28% है। तो देखिए करीब करीब डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की 2% की है। तो एक फेयरली अच्छी कंपनी है। PSU सेक्टर की सेल्स फ्लैट है। जब तक इसकी सेल नहीं बढ़ेगी, जब तक भारत में रिफाइनरी कैपेसिटीज़ लगेंगी नहीं, आगे रिफाइनरी कैपेसिटी आएंगी नहीं, तब तक इनकी सेल बढ़ेगी नहीं। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। रिफाइनरी कैपेसिटी बहुत जल्दी आने वाली नहीं है, और आप इंतज़ार इस बात का करें कि या तो ये बाहर के देशों से, मतलब भारत के बाहर से ये कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स लाएं और फिर इनकी सेल्स बढ़े, क्योंकि सेल्स जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल ही दिखता है। मेरी इस शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, और अगर आपको इस तरह का कोई निर्णय लेना हो तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।